नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं N24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर है हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने कांग्रेस पर देश को शर्मिंदा करने का लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से दिवालिया करार देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान को बताया गलत। कहा, देश से माफी मांगे राहुल। अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ अक्टूबर महीने में करेगी सुनवाई। मामले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, अब सिर्फ पीओके को लेकर होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देशव्यापी परामर्श के बाद सीआरपीसी और आईपीसी में होगा जरूरी बदलाव। कहा, पुलिस सुधार है लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया। और चांद के और भी नजदीक पहुंचा चंद्रयान 2। तीसरी कक्षा में पहुंचकर पूरा किया एक और ऑपरेशन। 30 अगस्त को चांद की चौथी कक्षा में भेजा जाएगा चंद्रयान 2। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे देश भर में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उस पहल की, जिसका नाम है स्कूल शगुन पोर्टल, जिसे तैयार किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसमें देश के किसी भी स्कूल शिक्षण गुणवत्ता योजना की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल शिक्षा शगुन का शुभारंभ किया। देश के तकरीबन 15 लाख स्कूलों में 90 लाख शिक्षकों और तकरीबन 25 करोड़ विद्यार्थियों की इस पोर्टल के साथ उन्हें जोड़ा गया। session.gov.in नाम के इस पोर्टल पर अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर आम लोग स्कूल से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे। इस पर जानकारी हर दिन स्कूलों को अपडेट करना अनिवार्य होगा। लगभग जब ये जंक्शन होगा तो 2,30,000 वेबसाइट का एक ऐसा बड़ा केंद्र होगा जो दुनिया में सबसे बड़े आकार का होगा। इसको देख करके कोई भी अभिभावक, कोई भी व्यक्ति उस स्कूल को निरीक्षण कर सकता है, उस स्कूल के बारे में जान सकता है। यदि उनके कोई सुझाव होंगे तो उन सुझावों को हम उन राज्यों तक भेजेंगे और उसमें कैसे सुधार राज्य उसमें कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां के हालात तेजी से सामान्य होते चले जा रहे हैं। इसकी मद्देनजर प्रशासन ने हाई स्कूलों को खोलने का फैसला किया। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बेहतर उपस्थिति के बाद राज्य के कई इलाकों में हाई स्कूल खोल दिए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटाई गई है वहां दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा घाटी में गुरुवार तक 10 पुलिस स्टेशन भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 27 और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों से दिन की प्रशासनिक पाबंदियों को भी हटा दी गई है। संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 15 टेलीफोन एक्सचेंज को भी बहाल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर घाटी में अब सामान्य हो चुके हैं हालात। केवल इक्का दुक्का इलाके ऐसे हैं जहां हिंसक प्रदर्शनकारियों के चलते पाबंदियां अभी भी जारी है। यहां प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। मौजूदा हालात की यदि बात करें तो घाटी में 96 से ज्यादा पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार में विभिन्न प्रशासनिक पाबंदियों को पूरी तरीके से हटा लिया गया है। सड़कों से अवरोधकों को हटा दिया गया और आम वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। इसके अलावा कई जगहों पर दुकानें खुली हैं। प्रशासनिक पाबंदियों में राहत का दायरा बढ़ाया गया है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने स्कूलों में पहुंच रहे हैं। We are gradually opening up the schools. Here in Jammu side, the situation is a little different. In the valley, we are calibrating and according to the situation, we are opening up. Middle schools, etc., will be open. Then only finally to the senior classes, and thereafter we'll think of the universities. So it will be done in a phase. बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ
दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने राज्य में संचार व्यवस्था की बहाली को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई शुरू करेगी। माकपा नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला समेत 10 से ज्यादा लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिकाएं लगाई हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि माकपा के महासचिव के नाते सीताराम येचुरी को पार्टी के पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत है, लेकिन इसके अलावा वे किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल ना हो। येचुरी ने तारिगामों से मिलने की मांग की थी। इसके अलावा बेंच ने कश्मीर अखबार की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार माध्यमों में छूट देने को लेकर केंद्र से 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वार्ताकार नियुक्ति करने की मांग जो है वो ठुकरा दी है। बेंच ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अलीम सैयद को परिवार से मिलने के लिए अनंतनाग जाने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इसे सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और अब बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की, जो इन दिनों आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विशाखापट्टनम में सेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसे हटाना राजनीतिक मकसद नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। उपराष्ट्रपति ने कहा यह लंबे समय से लंबित था। अनुच्छेद 370 को हटाना देश के लिए बेहतर है। हालांकि इसे लेकर कुछ अस्थायी मसले हैं। यह राजनीतिक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा में जब बिल पेश किया गया तो वे बेहद चिंतित थे। नायडू ने यह भी कहा कि मैंने नियमों के अनुसार रात तक सदन को चलाया और केवल इतना चाहा कि सदन में बहस और चर्चा हो और सदन का शिष्टाचार बरकरार रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नवंबर 1963 को दिए भाषण का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संसद द्वारा बनाए गए 110 कानून पूरे देश भर में लागू होते थे। वहां आरक्षण भी लागू नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों को इस अन्याय का एहसास हुआ और उन्होंने अनुच्छेद को हटाने के लिए अपना समर्थन दिया। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए केवल 4 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन 6.5 घंटे से ज्यादा समय इस पर बहस हुआ। चूंकि यह मामला राष्ट्र से जुड़ा मामला था, हर सदस्य को बोलने का मौका दिया गया। राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने वाले विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया था। वहीं लोकसभा से यह विधेयक 4-5 के बहुमत से पास हुआ। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। About Kashmir, this to discuss what is there to discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is the okay. My dear scientists, Kashmir is an integral part of India. And now what we have done is only an administrative arrangement. We have not done anything else. And that's well within our country's right. We are a sovereign country. We'll make adjustments. There will be some division sometimes. Andhra has been divided earlier. Chhattisgarh.
Jharkhand, Uttarakhand. All these things, they are all administrative changes. Similarly, that temporary thing is called as temporary in the constitution is now temporary 72 years that has been removed by parliament. And parliament also with 2/3 majority in Rajya Sabha, which I am presiding. I was only presiding, but the members were deciding. And 4/5 of the Lok Sabha, 2/3 of Rajya Sabha has approved it. So now it's a foregone conclusion. So the unnecessary things should not be said or done by anybody, and we will not tolerate anybody's interference in our internal affairs. We are capable of sorting out issues, we will do it. That our Prime Minister also has made it very clear. I assure all, but if anybody try to attack us, we will give them a fitting reply which they cannot forget in their lifetime. Let me underline, we are not warmongers. We are peace-loving citizens. We know that peace is the prerequisite for progress. If there is tension, you cannot have attention. We are aware of it. But if somebody want to create tension, and one of our neighbors is aiding, abetting, funding, training terrorists continuously, without realizing the damage they are doing to the humanity, and also the damage they are going to inflict on themselves in the coming future, they should understand that. And we don't want to interfere in anybody's internal affairs. But we don't want others also not to interfere in our internal affairs. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जिस तरीके से टीवी न्यूज चैनलों पर डिबेट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष कई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, कई अखबारों में अलग अलग खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, ये सब कुछ ऐसे ही होता और केंद्र सरकार के बस की बात नहीं होती कि वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा पाती। लेकिन केंद्र सरकार ने बिना किसी को इस मामले को सार्वजनिक किए शांतिपूर्ण तरीके से बड़े सामान्य रास्तों का इस्तेमाल कर इसे पास कर दिया और अब इसके ऊपर जो कुछ भी चल रहा है ये होना तो स्वाभाविक है। खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, जिनका यह कहना है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा बरकरार रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुलिस अनुसंधान और विकास केंद्र के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, यह कहना रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इसके लिए देश की सुरक्षा
बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए देश भर में एक परामर्श प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। सभी को इससे संबंधित अपने अपने सुझाव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने चाहिए। हमें सीआरपीसी और आईपीसी में परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बढ़ावा दिया जाना वक्त की जरूरत है ताकि दोषियों को तेजी से पकड़ा जा सके और इससे हमें पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी और जनता के बीच अपराध करने की मानसिकता भी लोगों के बीच कम हो जाएगी। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। चुनौतियां जैसे बदलेगी इसको अलग तरीके से पुलिस रिफॉर्म को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर पुलिसिंग में रिफॉर्म वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको नए सिरे से बीपीआरएनडी ने डिजाइन करना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म और पुलिसिंग में रिफॉर्म दो में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे लगता है पुलिसिंग में रिफॉर्म की भी जरूरत है। एक पूरा पुलिस का नजरिया कानून और व्यवस्था को टैकल करने का हमने बदलना पड़ेगा। पुलिस के अंदर और पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म वो बीपीआरएनडी की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बॉस कंपनी ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। आर्थिक मंदी की मार झेल रही बॉस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कई दिनों तक कंपनी में आने से मना कर दिया है। नासिक के साथ पूरा एमआईडीसी इलाके में ऑटोमोटिव उद्योग पर मंदी का संकट गहराने लगा है। मंदी की मार इस उद्योग पर पड़ने से यह उद्योग बुरी तरीके से चरमरा गया है। नासिक में मंदी का अनुभव कारोबारियों में होने लगा है। बॉस जैसी कंपनी ने 8 दिनों के भीतर अपना उत्पादन बंद रखने का फैसला किया। इसमें 1300 लोगों को 27 अगस्त से 3 सितंबर तक कंपनी ने ब्रेक दे दिया है। 5 श्रमिकों के लिए स्थायी अवकाश, अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों के लिए पहले से ही दी गई छुट्टियों के चलते बॉस के साथ साथ अन्य औद्योगिक श्रमिकों में भी खौफ का माहौल है। अब नासिक में बेरोजगारी स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि बॉस कंपनी के ऊपर काफी सारी छोटी मोटी कंपनियां निर्भर है। यदि बॉस 8 दिन के लिए अपना काम बंद कर देती है तो बाकी कंपनियां भी तकरीबन 1 महीने के लिए बंद हो सकती है, ऐसा कहना जानकारों का है। ऐसा यदि होता है तो ऑटोमोटिव क्षेत्र आर्थिक संकट में आ जाएगा और इसका सीधा असर देश की मंदी पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का मूल्यांकन कम करने के कारण इस मंदी का असर भारत के कई राज्यों पर पड़ने लगा है। कंसर्न अधिकारी है वो कार्रवाई करेंगे, सही काम रखते जो है वो कार्रवाई करेंगे। वैसे अधिकृत जानकारी मेरे ऑफिस कार्यालय में अभी तक कोई मिली नहीं। खबर है ठाणे जिले के उल्लासनगर इलाके से, जहां एक होटल व्यवसायी से 25,000 रुपए का हफ्ता मांगने के चक्कर में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यह गिरफ्तारी ठाणे पुलिस के एंटी एक्सटोर्शन सेल के द्वारा की गई है। ठाणे पुलिस के हफ्ता विरोधी पथक ने तीनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मामला है उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 का, जहां के रहने वाले रवि नरसिम्हा सेट्टी ने ठाणे पुलिस के हफ्ता विरोधी पथक विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के फर्नीचर बाजार परिसर में माया होटल है और महादान कल्याण संस्था के लोगों ने होटल मालिक को धमकाया कि तुम्हारे होटल में अवैध धंधा चलता है और इसकी शिकायत आरोपियों ने संबंधित विभागों में की थी, जिसे रोकने के लिए इन 25,000 रुपए की मांग की गई थी। कार्रवाई के डर से होटल संचालक डर गया और 21 अगस्त को उसने कुछ पैसे हफ्ताखोरों को दे दिया, लेकिन ये पैसे देने के बाद होटल संचालक की जान नहीं छूटी। हफ्ताखोरों ने इसके बाद भी पैसे लिए और पैसे लेने का ये सिलसिला निरंतर जारी रहा और आखिर होटल संचालक के सब्र का बांध टूटा और वो पहुंचा एंटी एक्सटोर्शन सेल, जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनकी शिकायत के आधार पर हफ्ता विरोधी पथक के अधिकारियों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोग अभी भी फरार हैं। 27 अगस्त की रात को 5,000 रुपए लेने के दौरान
रंगे हाथ तरुण अमर असरानी उम्र 33 साल, जावेद अली साजिर अली सैयद उम्र 44 साल और सुरजीत सरकार बंगाली उम्र 43 साल। इन तीनों आरोपियों को रंगे हाथ पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनके नाम हैं सूरज मनवानी, अजीत दादा जगताप, जाबिर अली सैयद और काबा। फिलहाल इनकी पुलिस तलाश कर रही है। मध्यवर्ती पोलिसांच्या अंतर्गत फर्निचर मार्केट एरिया आहे, त्या ठिकाणी एक सेंट्रल प्लाझा नावाचे लॉजिंग बोर्डिंग आहे। त्या ठिकाणी मालक रवी शेट्टी यांना काही वारंवार पैशाची मागणी करत होते। तुमच्या लॉजिंगच्या बद्दल तक्रार करू, पोलिसांना तक्रार करू। तर मागे 21 तारखेला त्यांच्याकडून 5,000 रुपये घेतले होते आणि परत काही डिमांड त्यांची चालू होती। काल सुद्धा त्यांनी 5,000 रुपये त्यांच्याकडे मागणी केली आणि 5,000 रुपये घेतलेले आहेत। खडनी विरोधी पथकचे PSI विलास कुटे यांनी त्यांना रंगात पकडलेले आहे। 3 आरोपी त्यात पकडलेले आहेत आणि त्यांचा आज PCR घेणार होता। खबर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की, जहां के देसाईगंज में इन दिनों सिंधी समाज जो है वो बदहाली की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। दरअसल गढ़चिरौली के देसाईगंज में सिंधी समाज अपने परिवारों के साथ कई अरसे से रह रहा है। उनका मकान तो स्थायी है, लेकिन मकान से संबंधित कोई स्थायी दस्तावेज उनके पास नहीं है, जिसके बाद लिखित ज्ञापन उन्होंने उप विभागीय अधिकारी को सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से उनके मकान स्थायी हैं, उसी तरीके से प्रशासन उन्हें स्थायी दस्तावेज मुहैया करवाए। हम लोग 70 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ वर्षा देसाईगंज शहर में आए, जो गढ़चिरौली जिले का एक अभिन्न अंग है। फिर पट्टों की कार्रवाई, आज तक हमको पट्टे नहीं मिले। जब सारे युवक लोगों ने ये मीटिंगें ली कई बार, तो माननीय जिलाधिकारी शेखर सिंह को हम मिले और उन्होंने त्वरित ताबड़तोब SDO साहब को आदेश किया कि भाई इनके पट्टे की कार्रवाई क्यों कहाँ रुकी हुई है, आप इन्हें जल्दी से जल्दी कैसे पट्टे दिए जाएंगे, तो पूरा अहवाल उन्होंने मांगा। और आज भी हम लोग SDO साहब मेश्राम साहब को मिले, उन्होंने कार्रवाई शुरू है और हम बहुत जल्दी आपके पट्टे देंगे, ऐसा उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और हम लोगों को भी अभी लगता है कि ये पट्टे हमको जल्दी मिलेंगे। खबर है महाराष्ट्र के अकोला जिले से, जहां कांवड़ महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, उनके ऊपर जलाभिषेक किया। रविवार की रात से अकोला से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित वाघोली में पूर्णा नदी से पानी लेकर कांवड़िये शिव बाबा के पास पहुंचे। सोमवार की सुबह से ही 140 पालकी और 100 कांवड़ियों ने राजराजेश्वर का जलाभिषेक किया। अमृत महोत्सव होने की वजह से विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़िये एक साथ, एक जत्थे के साथ जल लेकर राजराजेश्वर पर जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं। आतिशबाजी और जगह जगह प्रसाद के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। अकोला में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब महिलाओं द्वारा पालकी निकाली गई, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अकोला के SP अमोघ गावकर द्वारा पुलिस का जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद किया गया था। चप्पे चप्पे तैनात बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की नजर हर गतिविधियों पर रही, जिससे कांवड़ यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गणेश चतुर्थी को देखते हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बड़े पैमाने पर गणेश मूर्तियों को बनाने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पोला त्योहार के 10 दिन के बाद गणेश जी की स्थापना की जाती है। 10 दिन की आराधना के बाद मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौर में मिट्टी की मूर्तियों की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों ने ले रखी है, जो कि पर्यावरण के हिसाब से गलत है और नुकसानदायक भी। सभी ने मिट्टी की मूर्तियों की प्रतिस्थापना करने की अपील तमाम मूर्तिकारों और साथ ही साथ जो गणेश भक्त होते हैं, जो अपने पंडालों में, अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनसे भी ये अपील की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि आप
गणेश मूर्ति जो अपने घर में ले आए वो मिट्टी की बनी हुई गणेश मूर्ति लाए। और इसी तर्ज पर अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का है, जहां बड़े पैमाने पर गणेश मूर्ति बनाने का कामकाज शुरू है। ये मूर्ति का पारंपरिक व्यवसाय है हमारा। हम कई सालों से मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं और कुछ सालों से पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियाँ मार्केट में आ रहे हैं और कई व्यापारी वो साड़ू माटी करके प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बेच रहे हैं। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ प्रदूषण के लिए हानिकारक है। कुल मिलाकर मिट्टी से बनाई गई गणेश मूर्तियां इको फ्रेंडली होती है और इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता। अमूमन देखने को मिलता है जब गणेश चतुर्थी का दिन होता है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को लोग मनाते हैं, अपने पंडालों में गणेश जी को विराजते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। लेकिन जब अनंत चतुर्थी का दिन आता है तो समुद्री छोर पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और अनंत चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन सुबह के समय यदि समुद्री छोर का दौरा किया जाए तो दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। धार्मिक भावना लोगों की है वो थोड़ी सी आहत होती है, क्योंकि गणेश की जो मूर्तियां होती हैं उसके अवशेष समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि गणेश मूर्तिकार अब गणेश भक्तों से ये अपील कर रहे हैं कि आप सांडू मिट्टी की बनाई हुई गणेश मूर्तियों का इस्तेमाल करें। ये पर्यावरण के अनुकूल है और इको फ्रेंडली भी। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल उसे सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़ें। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।